अब ट्रंप ने रैटल कर दिया है साउथ कोरिया को। कई महीने हो चुके थे ट्रेड डील साइन किए, अब उसके बाद फिर से पलट गए और नए टैरिफ्स लगा दिए। तो इसके बारे में अब चर्चा करनी होगी कि ट्रेड डील का कोई फायदा है भी या नहीं है। इसके बाद अडानी यहाँ पे एयरक्राफ्ट मेकिंग में आ रहे हैं। यस, एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग बहुत बड़ा सेक्टर है ग्लोबली, बहुत कम कंपनीज हैं इसमें, और यहाँ पे सेटअप कर रही है एम्ब्रायर के साथ। सो देखते हैं कि क्या एरोस्पेस में इन्होंने जो कदम रखा है इसमें ये आगे जाएंगे। अडानी की कौन सी कंपनी है, कौन सी सब्सिडरी है जिसमें पार्टिसिपेट करने वाली है। इसके अलावा रिकॉर्ड उधार हो गया है दुनिया के रिचेस्ट नेशंस में, और जो रिकॉर्ड लेवल पे इन्होंने उधार ले लिया है ये थ्रेटन कर रहा है हमारे ग्लोबल ग्रोथ को। तो ये कैसे थ्रेटन कर रहा है हम ये समझेंगे। इसके अलावा इंडिया और यूरोपियन यूनियन क्रॉस करने वाले हैं रूबिकॉन। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं किसकी, हमारे ट्रेड डील की। तो ट्रेड डील में एक छोटा सा ग्लिम्स दे दूंगा आपको कि क्या क्या फायदा हुआ इंडिया के लिए, क्या क्या फायदा हुआ यूरोपियन यूनियन के लिए। तो इससे आपको समझ में आ जाएगा, ज्यादा कुछ इन डेप्थ जानने की आपको जरूरत नहीं है। इसके अलावा एक एडिटोरियल भी डिस्कस करूंगा आज, रीवायरिंग पावर रिफॉर्म्स के बारे में इंडिया में, एंड प्रॉफिटेबिलिटी क्यों नहीं आ रही, अगर नहीं आ रही तो, और आ रही है तो और कैसे बढ़िया हो सकती है। और एनर्जी सेक्टर में $500 बिलियन इन्वेस्टमेंट पोटेंशियल है, ये कहना है सरकार का। तो ये एक बार हमें डिस्कस करना चाहिए कि इतना बड़ा एनर्जी में हम लोग पोटेंशियल देख रहे हैं, तो कहाँ से आ रहा है ये पोटेंशियल? क्या डेटा सेंटर्स की वजह से है, या रिन्यूएबल एनर्जी पे आप बोल रहे हो, किस चीज़ पे बोल रहे हो? तो स्टार्ट करेंगे सबसे पहले आर्टिकल से। ट्रंप ने रैटल कर दिया है साउथ कोरिया को मंथ्स आफ्टर द ट्रेड डील। यहाँ पे साउथ कोरियंस को एक फ्रेश रिमाइंडर मिल गया है कि प्रेसिडेंट ट्रंप ना अनप्रेडिक्टेबल इंसान है। ये सुबह सुबह उठा इन्होंने और कहा कि भैया मैं टैरिफ बढ़ा रहा हूँ साउथ कोरियन एक्सपोर्ट्स पे, जैसे कि कार, इट विल बी बैक टू 25%। अब रिसेंटली ही साउथ कोरिया ने रिजॉल्व कर लिया था अपना वर्स्ट ट्रेड डिस्प्यूट यूनाइटेड स्टेट्स के साथ, जो इनका ओनली ट्रीटी एलाई है, और महीनों तक ये डिस्कशन चले। अब ट्रंप ने अग्री कर लिया था कि हम टैरिफ को कम करेंगे और 15% पे ले आएंगे आफ्टर विनिंग अ प्लेज कि सियोल इन्वेस्ट करेगा $350 बिलियन यूएस में। अब उस वक्त तो क्या हुआ, साउथ कोरियन लीडर जो थे उन्होंने फ्लैटर कर दिया, ट्रंप को गिफ्ट्स दिए, जैसे कि रेप्लिका दिया एंशिएंट गोल्डन क्राउन का, और ट्रंप ने भी बिल्कुल दोस्ती दिखाई, बोनहोमी दिखाई यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे एक सरप्राइजिंग पॉलिसी रिवर्सल आ चुका है अब, राइट। एंड अनसर्टेनिटी की वजह से क्या है, अब रिलेशनशिप्स जो हैं बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल हो गए हैं दोनों अलायंस के बीच में। फिर से अब ये वहीं चले गए जहां से ये स्टार्ट हुए थे, जब डील्स कैंसिल हो गई थी, जब टैरिफ लग गए थे सब पे। तो अब इन्होंने रिमार्क किया कि साउथ कोरिया की जो नेशनल असेंबली है वो बहुत लंबा समय ले रही है इन्वेस्टमेंट डील को प्रोसेस करने में। साउथ कोरिया का जो लेजिस्लेचर है, इट इज नॉट गिविंग अप टू इट्स डील विद द यूनाइटेड स्टेट्स, ट्रंप ने कहा सोशल मीडिया पे। अब साउथ कोरियन ऑफिशियल्स जो हैं ट्यूसडे को उन्होंने इंसिस्ट किया कि जो ट्रेड डील है इट डिड नॉट रिक्वायर पार्लियामेंट्री रैटिफिकेशन, पार्लियामेंट की जरूरत ही नहीं है। साउथ कोरिया कुछ और कह रहा है, क्यों? क्योंकि दोनों गवर्नमेंट्स ने ऑलरेडी एमओयू साइन कर लिया, ये कोई ट्रीटी नहीं है। और पॉइंट आउट किया कि जो कंपीटिंग बिल्स हैं स्पॉन्सर्ड बाय गवर्निंग पार्टी एंड अपोजिशन, वो ऑलरेडी फाइल हो चुकी हैं सिंस नवंबर। तो ट्रंप ने कंटिन्यूअसली अभी यहाँ पे व्हील किया है टैरिफ को एज अ कजल, एंड यहाँ पे कहीं ना कहीं ये यूरोपियन नेशंस के अगेंस्ट यूज कर रहे हैं, ग्रीनलैंड के मुद्दे पर यूज करने लग गए। अब इन्होंने बैक ऑफ किया, लेकिन अभी भी ये थ्रेट्स यूरोप के अगेंस्ट एक्टिव हैं। तो सियोल को तो इन्होंने अचानक से लपेट लिया है यहाँ पे, मतलब जो राजधानी है साउथ कोरिया की। और इनका कहना है कि वॉशिंगटन ने ऑफिशियली इन्फॉर्म ही नहीं किया है कि ट्रंप ने ऐसा कोई डिसीजन लिया है, ये तो ट्विटर से पता चल रहा है इन्हें। तो वॉशिंगटन की तरफ से साउथ कोरिया को कोई ऐसा नोटिस, कोई रिटन नोटिस कुछ भी नहीं गया है, ठीक है। ये सारी चीजें कैसे हो रही है, इन्हें गुस्सा आया, सुबह सुबह ही उठे, इन्हें ट्विटर पे गए और इन्होंने टाइप कर दिया कि अब से तुम्हारे पे ये एप्लीकेबल है, दैट्स इट। कोई लीगल नोटिस नहीं, कोई कुछ नहीं, ठीक है। आप ये सोचिए कि आप अगर जॉब करते हो और ऐसा हो अगर, तो कैसे आप सर्वाइव कर पाओगे। अब टेरिफ वॉर्स में अगर आप देखोगे तो साउथ कोरिया एक बड़ा ट्रेड सरप्लस रन करता है यूएस के साथ, देन विद चाइना। आप ये देखो कितना बड़ा इनका ट्रेड सरप्लस है यहाँ पे, और कितना एक्सपोर्ट करता है। तो इट्स अ वेरी बिग मार्केट साउथ कोरिया के लिए। तो साउथ कोरिया यहाँ पे कुछ भी करेगा, चाहे कुछ भी करना पड़े ट्रेड डील साइन करने के लिए और टैरिफ को कम करने के लिए। अब बात करूंगा इंटरेस्टिंग आर्टिकल की, यह है अडानी ग्रुप से रिलेटेड, क्योंकि एयरक्राफ्ट मेकिंग यूनिट में ये आ चुके हैं। तो यहाँ पे ब्राजीलियन रीजनल एयरक्राफ्ट मेकर है एम्ब्रायर, एंड अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस ने ट्यूसडे को साइन किया मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, एमओयू साइन किया है, जहां पे ये एस्टैब्लिश करेंगे, बनाएंगे एक एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी। ये फर्स्ट कमर्शियल एयरक्राफ्ट फाइनल असेंबली लाइन होगा टू बी एस्टैब्लिश इन इंडिया, आज तक ये नहीं हुआ है। एंड कंपनीज थ्रू दिस एमओयू ये एम कर रही हैं कि कोलैबोरेट करेंगे ऑन अपॉर्चुनिटीज इन एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग, सप्लाई चेन, आफ्टर मार्केट सर्विसेज, मतलब सारी चीजें, चाहे पायलट ट्रेनिंग हो।
तो यहाँ पे वी आर लुकिंग एट अ फ्यू प्लेसेस फॉर लोकेशन ऑफ एफएल। ये लोकेशन फाइनलाइज करना चाहते हैं। और ये जो एयरक्राफ्ट होगा ये कैसा होगा, यहाँ पे एक प्रॉपर, मैं कहूँगा कि एक फाइनल असेंबली लाइन होगी। इसका रिपेयर से लेकर के मैन्युफैक्चरिंग से लेकर के सारी चीज़ें, आफ्टर मार्केट सर्विसेज, पायलट ट्रेनिंग, हर चीज़ यहाँ पर की जाएगी। तो ये एक बड़ा स्टेप है व्हेन इट कम्स टू एरोस्पेस हमारे कंपनी के लिए, क्योंकि अभी तक इंडिया में एरोस्पेस मार्केट नहीं बढ़ पाया है, नहीं ग्रो कर पाया है, स्पेसिफिकली व्हेन इट कम्स टू मैन्युफैक्चरिंग प्राइवेट में वो भी। तो विल स्टार्ट कंस्ट्रक्शन वर्क ऑन द साइट एज सून एज इट इज फाइनलाइज एंड जो सप्लाई चेन है इट इज रेडी टू वर्क। अब एम्ब्रायर के जो एफएल हैं वो कॉन्सेंट्रेटेड है 2 कंट्रीज में। एक तो ब्राज़ील हो गया जहाँ पे प्राइमरी एफएल्स हैं साउथ होजे में। इसके अलावा यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट्स में एम्ब्रायर ऑपरेट करता है एफएल्स मेलबर्न में एंड फ्लोरिडा में। तो मेलबर्न फ्लोरिडा में, तो ये मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया वाला नहीं है, विच इज फोकस्ड ऑन बिजनेस जेट पे वहाँ ये फोकस करता है, इंक्लूडिंग फिनोम एंड प्रेटर फैमिलीज। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे अगर आप देखोगे तो दिस इज फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इंडिया में अगर ऐसी चीज़ें आ रही हैं। एंड एट प्रेजेंट स्टार एयर ओनली एयरलाइन है इंडिया में जो रेगुलरली ऑपरेट करता है एम्ब्रायर रीजनल एयरक्राफ्ट। और एम्ब्रायर जो है वो एंगेज करने वाला है विद अदर कैरियर्स जैसे कि इंडिगो एंड एयर इंडिया पोटेंशियल फ्यूचर सेल्स पे भी। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं अब एरोस्पेस में अडानी काफ़ी अच्छे से घुसना चाहते हैं यहाँ पे। अब चाहे वो बात जेट फाइटर के कंपोनेंट्स की हो, चाहे वो बात कमर्शियल एयरक्राफ्ट की हो, इन्हें दोनों में इंटरेस्ट है एंड ये दोनों के लिए काम करना चाहेंगे ऑफ कोर्स। तो सिविल एविएशन मिनिस्टर का कहना है कि एक स्ट्रॉन्ग नीड है हमारे यहाँ रीजनल एयरक्राफ्ट की इंडिया में, जो 80 से 150 सीटर वाले प्लेन होते हैं ना, उनकी ज़रूरत है। तो कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ें आएंगी तो इंडिया में कनेक्टिविटी और इम्प्रूव होगी। और दोनों कंपनीज ने भी कहा कि जो रीजनल एविएशन है वो एक कैटालिटिक रोल प्ले करता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट में भी। तो देखिए ये सब चीज़ें ठीक है, बट यस इट्स अ बिग स्टेप। अगर अडानी यहाँ पे ले रहा है, मैन्युफैक्चरिंग में आ रहा है, सो इट विल बी अ गुड, मैं कहूँगा, स्टेप फॉर इंडिया, जहाँ पे हम लोकली एटलीस्ट सीख पाएंगे, टेक्निकल नो हाउ कुछ तो ले पाएंगे उनसे कि कैसे बनाना है एयरक्राफ्ट को। अब इसके बाद बात करूँगा डेट की। इतना उधार ले लिया है रिचेस्ट नेशंस ने कि अब ये ग्लोबल ग्रोथ को हिंडर कर रहे हैं। तो कैसे भाई, और इतना उधार लेके पैसा डाला कहाँ है इन्होंने, ग्रोथ तो आनी चाहिए ना उधार लेके भी। तो डेकेड्स ऑफ क्रशिंग डेट, इसकी वजह से मिजरी आ गई है वर्ल्ड के पुअर और लोअर इनकम नेशंस में। लेकिन जो मेनेस है ना अनसपोर्टेबल बोरिंग का, अब वो ग्लोबल इकोनॉमी में एमिनेट कर रहा है सबसे रिचेस्ट कंट्रीज। ये अभी सबसे रिचेस्ट कंट्रीज में भी आ चुका है। रिकॉर्ड या नियर रिकॉर्ड डेट है यूनाइटेड स्टेट्स, ब्रिटेन, फाइनेंस, इटली एंड जापान में। और ये थ्रेटन कर रहा है टू हैमस्ट्रिंग ग्रोथ एंड सो फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी अराउंड द ग्लोब। सो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं ये इंस्टेबिलिटी लेकर के आ रहा है। और ये सारी कंट्रीज जो है बहुत ही हाई इनकम कंट्रीज है। मैं बात कर रहा हूँ यूएस की, ब्रिटेन की, फ्रांस की, इटली की, जापान की। तो एट होम इसका मतलब होता है कि कंट्रीज जो है इन्हें अपने इंटरेस्ट पेमेंट्स करने होंगे विद मनी, अदरवाइज इट कुड हैव बीन पेड फॉर हेल्थ केयर, रोड्स, पब्लिक हाउसिंग, टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस और एजुकेशन। तो आपको ईएमआई और ब्याज देना पड़ रहा है एज अ कंट्री, जो आप इन चीज़ों में पैसा लगा सकते थे। और भूख और ज़्यादा बढ़ रही है लोन्स की, जिसकी वजह से बोरिंग कॉस्ट और ज़्यादा बढ़ गए। अब आपको और ज़्यादा ब्याज देना पड़ता है। तो ये बड़ा जो शेयर है टैक्स पेयर मनी का, अब वो किस में जा रहा है, इसी चीज में जा रहा है। इसकी वजह से रेट्स भी बढ़ाने पड़ रहे हैं ना, ब्याज दर, बिजनेस पे, कंज्यूमर पे, कार लोन्स पे, मॉर्गेज पे, क्रेडिट कार्ड्स पे, सारी चीजों पे। और इससे इन्फ्लेशन और ज्यादा बढ़ जा रहा है। तो परहैप्स जो सबसे ज्यादा चिंता करने वाली बात है, ओवर हैंगिंग डेट जो है वो है सॉरी, यहाँ पे स्पेसिफिकली कंट्रीज लाइक यूनाइटेड स्टेट्स के लिए, जहाँ पे गवर्नमेंट बहुत ही कम रूम देती है टू रिस्पॉन्ड जब थिंग्स जो हैं वो कहीं ना कहीं सावर हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं। अगर आपको ज़्यादा स्पेंड करना है आप, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं ऑफ कोर्स आप ज़्यादा फास्ट भी खर्च करोगे। अब क्या होता है जब फाइनेंशियल क्राइसिस आते हैं, जैसे कि पैंडेमिक का वॉर। देखो स्टॉक मार्केट में, इन्वेस्टमेंट्स में भी ना, और पर्सनल लाइफ में भी एक बड़ा सिंपल फंडा रहता है, डेट में लोग इन्वेस्ट नहीं करना चाहते ऐसी कंट्री में। अब अडानी को देखो आप, लाखों करोड़ का ठीक है इनका काम है, बट उनकी इनकम के हिसाब से अगर आप देखोगे तो बाकी कंपनीज उनसे ज़्यादा वैल्यूएशन लेकर के बैठी हैं। यस, अडानी से ज़्यादा वैल्यूएशन, ओवर वैल्यूड है कुछ कंपनीज, जस्ट बिकॉज उनके ऊपर डेट नहीं है। और अडानी के ऊपर बहुत ज़्यादा डेट है, राइट। वन ऑफ द मोस्ट डेटेड इंडेटेड कंपनीज है इंडिया में मेरे ख्याल से। उनका जो मॉडल है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर में वो काम करते हैं, वहाँ पे होता है इतना डेट। तो डेट ना आपके वैल्यूएशन को भी बदल देता है, आपके परसेप्शन को बदल देता है। क्योंकि अच्छे टाइम पे बहुत ज़्यादा जहाँ फायदा मिलता है ना, वहाँ बुरे टाइम पे बहुत ही ज़्यादा पेन भी आपको झेलना होगा। तो बुरा टाइम तो कभी ना कभी आता है और हम हमेशा प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। तो इसीलिए डेट को बहुत रिस्की माना जाता है। अब यहाँ पे इन्होंने एग्जाम्पल दिया किसका, पैंडेमिक, वॉर, कोई सडन नीड आ गया सोशल सर्विसेज का, जॉबलेस रिलीफ देना पड़ गया क्या पता हमें, या फिर क्लाइमेट डिजास्टर आ गया। तो बोरो करोगे अगर आप लॉट ऑफ मनी क्विकली,
ये बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा आपके लिए और एक्सपेंसिव भी हो जाएगा अगर नेशनल डेट ऑलरेडी बहुत ऊपर है। तो बोरो इतना करो कि अगर कुछ इमरजेंसी पड़े तो बोरो करने के लिए थोड़ा सा रूम हो और आपके पास कि इतना पैसा हम इमरजेंसी में भी बोरो कर पाएंगे अगर कुछ ऐसा हो जाता है तो कंट्रीज इस टाइम पे बहुत ही रेकलेसली बोरो कर रही हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में डावोस में प्रेसिडेंट ट्रम्प ने सेंटर स्टेज कमांड किया, लेकिन साइडलाइंस में फाइनेंस मिनिस्टर्स जो थे वो फ्रेट कर रहे थे over their ability to fund a growing list of must-haves from beefed up militaries to upgraded electricity grids। तो यहाँ पे अब ये मस्ट हैव्स आ गया है भाई कि बीफ्ड अप मिलिट्रीज होनी चाहिए। अगर आप मिलिट्री बजट देखोगे कंट्रीज का, जर्मनी और यूरोपियन कंट्रीज का रिकॉर्ड लेवल पे जा रहा है ये, राइट। तो पैसे कहाँ से आ रहे हैं? डेट से आ रहे हैं पैसे। इसके अलावा रिन्यूएबल एनर्जी है या कुछ भी है, क्लाइमेट चेंज को आप फंड करें तो पैसा कहाँ से ला रहे हैं ये लोग? डेट से ला रहे हैं। गवर्नमेंट बोरिंग जो है, जब इकोनॉमी स्ट्रांग है, इंटरेस्ट रेट्स लो है, तो सपोर्ट कर सकता है ग्रोथ को, लेकिन डिस्ट्रेस के वक्त ये कहीं ना कहीं हेल्प करता है बोल्स्टर स्पेंडिंग। और जो साइकिल है सुपरचार्ज बोरिंग का, ये शुरू हुआ 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस और रिसेशन से, जहां पे गवर्नमेंट ने असिस्टेंस दी स्ट्रगलिंग हाउस होल्ड को, लोगों को, टैक्स रेवेन्यू भी घटा उस टाइम पे, रिलीफ प्रोग्राम्स आए कोविड-19 पैंडेमिक पे। तो कहीं ना कहीं इकोनॉमीज जो थी वो शट डाउन हुई, हेल्थ केयर कॉस्ट बहुत बढ़ गए, डेट लेवल्स बहुत ऊपर चले गए, कहीं ना कहीं इंटरेस्ट रेट्स की वजह से भी बहुत परेशानी हुई। तो डेट लेवल्स जो है इसके बाद भी डिक्लाइन नहीं हुए इतनी परेशानी होने के बाद भी। और 6 ऑफ वेल्दी ग्रुप है 7 नेशंस का, उसमें जो नेशनल डेट है वो इक्वल करता है या एक्सीड करता है उनका इकोनॉमिक आउटपुट। इंडिया में अभी नेशनल डेट हमने डिस्कस किया था 80% ऑफ जीडीपी है, ऑफ जीडीपी। हम लोग इसमें परेशान हैं कि हमें इसे 60 पे लाना है, ठीक है, ये हमारा टारगेट 60 का है और इस बजट हम सोच रहे हैं कि हम कुछ स्टेप लेंगे। ये कंट्रीज क्या कर रही हैं, अपने जीडीपी से 100%, 120%, 130% डेट लेके बैठी हुई हैं। तो कहीं ना कहीं ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीज जो हैं वो स्क्वीज हो रही हैं बाय डेमोग्राफिक्स एंड स्लो ग्रोथ। यूरोप में, ब्रिटेन में, जापान में इनकी पॉपुलेशन ही एज कर रही है और एजिंग पॉपुलेशन के साथ हमेशा कंट्री का जो ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री है वो ऐसे नीचे जाता हुआ नजर आया है। चाहे आप जापान को देख लो, चाहे आप साउथ कोरिया को देख लो, जितनी भी डेवलप कंट्रीज हैं वहां पे कहीं ना कहीं जैसे जैसे पॉपुलेशन का जो डेमोग्राफिक एडवांटेज था वो खत्म होता हुआ नजर आया, वैसे ही वहां पे ग्रोथ भी प्लेट्यू हो गई। कंजम्पशन नहीं बढ़ेगा, ग्रोथ नहीं बढ़ने वाली। आपकी डोमेस्टिक कंजम्पशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जो नीड है टू बिल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्ट इन एडवांस टेक्नोलॉजीज बहुत सारे रीजन्स में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये डायर है। और एक ईयर लॉन्ग स्टडी रिक्वेस्ट की गई बाय यूरोपियन यूनियन एग्जीक्यूटिव आर्म, इन्होंने कंक्लूड किया कि जो 27 नंबर का ब्लॉक है, इन्हें एडिशनल $900 बिलियन स्पेंड करने पड़ेंगे एआई जैसी चीज़ों पे, शेयर्ड एनर्जी ग्रिड पे, सुपर कंप्यूटिंग पे और एडवांस वर्कर ट्रेनिंग पे, ताकि आप कंपीट कर पाएं। ब्रिटेन को एटलीस्ट £300 बिलियन, मतलब $400 बिलियन स्पेंड करना होगा अपग्रेड करने में अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को ओवर नेक्स्ट डेकेड। तो इतना पैसा कहाँ से आएगा? आपकी इकोनॉमी ग्रो नहीं कर रही है, आपका कंजम्पशन नहीं बढ़ रहा अब लोकल, तो इतना पैसा आप सिर्फ डेट से ही ला सकते हो, या तो आप फॉरेन कंट्रीज से लाओगे, लेकिन फॉरेन कंट्रीज किसी दूसरे कंट्री में कितना इन्वेस्ट कर देंगी? तो कहीं ना कहीं जो एफर्ट्स हैं टू ट्रिम पब्लिक स्पेंडिंग, इटली में जहाँ पे डेट 138% इटली में जीडीपी का, यहाँ पे हेल्थ केयर को कट करना पड़ेगा, एजुकेशन को, पब्लिक सर्विसेज को। फ्रांस में आप देखो इन्होंने रिटायरमेंट एज बढ़ा दी, ठीक है, तो इससे वीएमएन प्रोटेस्ट भी आए। अब फ्रांस जो एक पॉलिटिकली डेडलॉक रहा है कहीं ना कहीं ओवर द बजट फॉर मंथ्स, इन्होंने देखा कि इनका जो सॉवरेन डेट रेटिंग है वो डाउनग्रेड हो गया लास्ट फॉल, और इससे क्वेश्चंस भी आए उनकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पे। डेट डाउनग्रेड होने का मतलब क्या? अगर आप बहुत ज़्यादा उधार लोगे तो कोई भी क्रेडिट रेटिंग कंपनी कहेगी कि यार हम इनको डिग्रेड ये कर रहे हैं, सॉरी अब हम इनको डाउनग्रेड कर रहे हैं। और रीजन क्या है? बेसिकली आपका क्रेडिट स्कोर कम हो गया। आप जब चुका दोगे तो क्रेडिट स्कोर वापस बढ़ जाएगा बहुत अच्छे से, लेकिन अभी डाउट हो रहा है इतना उधार लेने की जरूरत क्यों पड़ी सबसे पहले तो, और आप पेमेंट जो है टाइमली कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो जो वर्ल्ड है वो टर्न हो चुका है मोर डेंजरस, और जो टेंशंस हैं बिटवीन चाइना एंड यूनाइटेड स्टेट्स ये ऑलरेडी शार्पन्ड है। तो यूरोप थ्रेटन्ड है बाय एन इंक्रीजिंगली अग्रेसिव रशिया एंड अ बेलिजरेंट अमेरिकन प्रेसिडेंट, जो इस टाइम पे पूरी दुनिया में अनसर्टेनिटी लेकर के आ रहे हैं। तो इन्वेस्टमेंट्स नहीं हो पा रही हैं और बहुत सारे इश्यूज आ रहे हैं पूरी दुनिया में, जिस हिसाब से डोनाल्ड ट्रंप ने सारे जो ग्लोबल मैं कहूँगा पूरा एक सेटिंग था, रूल्स थे, ऑर्डर था, उसको पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया है। अब अगले आर्टिकल पे आते हैं और यह है इंडिया और यूरोपियन यूनियन क्रॉस द रूबिकॉन। एंड यहाँ पे बात हो रहे हैं, हम लोग कर रहे हैं हमारे ट्रेड डील की। पूरा ट्रेड डील में घुसने की आपको जरूरत ही नहीं है। क्या क्या फायदा हो रहा है इंडिया के लिए, क्या क्या फायदा हो रहा है ईयू के लिए, ये देख लेते हैं। सबसे पहले तो इंडियन मर्चेंडाइज पे 0% टैरिफ लगेगा, 90% इंडियन मर्चेंडाइज पे, ये आप देख लो। तो ये तो बहुत बड़ा एडवांटेज है, राइट। हम लोग और ज्यादा एक्सपोर्ट कर पाएंगे। फ्रॉम डे 1 ऑफ FTA 93% गुड्स हो जाएगा ये 7 ईयर्स में, अभी 90% है। बैलेंस जो 6% है वहां पे टैरिफ कट होगा कोटा से। अब
ये सेक्टर्स बड़े इंपॉर्टेंट है, टेक्सटाइल सेक्टर, प्लास्टिक्स, जेम्स, ज्वेलरी, लेदर, फुटवेयर, बेस मेटल, फर्नीचर, टॉयज। यहाँ पे जीरो टैरिफ होने वाला है फ्रॉम डे वन, जो पहले 4 से 26% था। तो यहाँ बहुत बड़ा एडवांटेज है। इसके अलावा यूरोपियन यूनियन का एवरेज टैरिफ रेट इंडिया के लिए फॉल होगा फ्रॉम 3.8% टू 0.1% फाइनली। तो ऑन एन एवरेज इंडियन गुड्स अगर यूरोपियन यूनियन जाती है, आप कुछ बेचते हैं, तो अब 0.1% ऑन एन एवरेज टैक्स टैरिफ इनके ऊपर लगने वाला है। कमिटमेंट आई है स्टूडेंट मोबिलिटी पे। अगर आप स्टूडेंट हैं और पढ़ने जाना चाहते हैं यूरोप, तो अगले 10 सालों में अब ये और ज्यादा आसान होगा आपके लिए। एंड पोस्ट स्टडी वीजाज होंगे और कंसेशंस होंगे 144 सर्विसेज के लिए। बीफ, राइस, शुगर, डेयरी, पोल्ट्री ये एक्सक्लूड किया गया है क्योंकि ये सेंसिटिव सेक्टर्स हैं इंडिया के लिए। तो इंडिया कभी भी डेयरी, फॉरेन डेयरी अलाउ नहीं करता अपने देश में कि बाहर से आए। इसके अलावा टैरिफ कट हुए हैं मोस्ट कार्स के लिए। अब बेनिफिट्स क्या हैं यूरोपियन यूनियन के लिए? अब देखो 30 से 35% हो गया है, जो पहले 66 टू 110% था एट प्रेजेंट, एंड इसे लेकर जाया जाएगा 10% इन नेक्स्ट 5 ईयर्स। तो यहाँ पे फिक्स कोटा है, ठीक है। सबसे पहले तो कार्स अगर 15,000 यूरो से ऊपर की हैं तभी होगा यहाँ पे ये अलाउ, और इसके अलावा 2.5 लाख यूनिट्स तक अलाउड है। मतलब इतनी तो नहीं आती अभी इंडिया में 2.5 लाख यूनिट से ज्यादा। जीरो टैरिफ लगने वाला है 30% ऑफ यू गुड्स पे फ्रॉम डे वन, और 94% कवरेज मिलने वाला है फाइनली, ठीक है। तो हमें तो डे वन से 90% का कवरेज मिल रहा है। 90% गुड्स जो है जीरो टैरिफ में आ जाएंगे। यूरोपियन यूनियन के 30% गुड्स अभी जीरो टैरिफ में आएंगे। एक्सेस मिलेगा, हायर एक्सेस यूरोपियन यूनियन फर्म्स को इन फाइनेंशियल एंड मैरीटाइम सर्विसेज, और आईपीआर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स प्रोटेक्शन भी इन्हें दी जाएगी। शार्प टैरिफ कट्स ईयू के वाइन के लिए, स्पिरिट के लिए और बियर के लिए। और कुछ लोग अगर हेल्दी डाइट फॉलो करते हैं तो ऑलिव ऑयल, इसके लिए भी आपके जो टैरिफ्स हैं वो बहुत बड़े यहाँ पे कट्स आए। मेरे ख्याल से 100-150% से घट करके 30-40% हो जाएंगे। तो ऑलिव ऑयल खाने वालों के लिए भी एडवांटेज है। जिन्हें वाइन बहुत पसंद है उनके लिए बहुत बड़ा एडवांटेज है। 150% का टैरिफ था पहले वाइन का, और अब घट करके हो जाएगा 30%। तो ये भी बहुत बड़ा एडवांटेज है। कुछ एरियाज हैं जो इम्पैक्ट नहीं होंगे डील से, जो बिल्कुल आउट ऑफ डील है। जैसे कि कोई इंडिया स्पेसिफिक एग्जाम्पशन नहीं मिला है यूरोपियन यूनियन के कार्बन ड्यूटी से, और ड्यूटी फ्री जो स्टील इंपोर्ट्स है इंडिया से वो ऑन पार होगी विद यूरोपियन यूनियन पॉलिसी। तो यहाँ इंडिया को कोई एग्जाम्पशन नहीं मिला स्पेशल एग्जाम्पन हम चाहते थे कि हमें मिल जाए, बट ठीक है। अब करंट एंगेजमेंट अगर आप देखोगे तो $136.5 बिलियन का हमारा काम है, एक दूसरे के साथ ट्रेड है, और $77 बिलियन के बायलैटरल सर्विसेज के ट्रेड है। तो ओवरऑल इंडिया का $25 बिलियन का सरप्लस चलता है यूरोपियन यूनियन के साथ, और इस सरप्लस को हमें और बढ़ाना है। बढ़ेगा तो हमारा सबसे पहले क्या होगा, रुपया मजबूत होगा। हमारा रुपया काफी मजबूत होगा क्योंकि हमारा ट्रेड सरप्लस फ्यूल करता है हमारे करेंसी के स्ट्रेंथ को भी। तो ये बहुत अच्छी खबर होगी हमारे लिए। लिमिटेड गेन्स होना है लग्जरी कार्स के लिए। स्पेसिफिकली इस पे बहुत लोगों की नजर थी, तो मैं इसको कवर कर दूं कि यहाँ पे इमीडिएटली कोई प्राइस डाउन नहीं आने वाला मोस्ट लग्जरी कार्स के लिए, क्योंकि जो स्ट्रक्चर है डील का ये प्रोटेक्ट करता है डोमेस्टिक ऑटो इंडस्ट्री को, और लिमिटेड कंसेशन ऑफर करता है हाई एंड इंपोर्टेड मॉडल्स को। तो अग्रीमेंट जो है ये प्रोवाइड कर रहा है शार्प रिडक्शन इंपोर्ट ड्यूटीज में यूरोपियन कार्स के लिए। बेनिफिट करेगा एक नैरो सेट ऑफ फुल्ली इंपोर्टेड लग्जरी व्हीकल्स को, रादर देन जो बल्क मॉडल्स ब्रांड्स जैसे कि मर्सिडीज बेंज, BMW, ऑडी और जैगवार लैंड रोवर बेच रहे हैं। इनमें आपको ज्यादा फायदा नहीं मिलने वाला है क्योंकि ये लार्जली असेंबल होते हैं लोकली। 90% ऑफ जो 51 से 52 हज़ार लग्जरी व्हीकल्स इंडिया में बिक रहे हैं ना, ये लोकली असेंबल किए जाते हैं, जो कंप्लीटली नॉकडाउन यूनिट किट्स होते हैं। तो यहाँ पे ला करके इसे असेंबल कर दिया जाता है। अब ये अट्रैक्ट करते हैं सिर्फ 16.5% ड्यूटी, दैट्स इट। तो इंडस्ट्री एग्जीक्यूटिव्स का कहना है कि जो मेन बेनिफिशियरीज होंगे ऑफ द अग्रीमेंट वो होंगे नीश सुपर लग्जरी कार ब्रांड्स, ठीक है, जो लिम्बोर्गिनी हो गई, फरारी, पोर्शे, मासेराटी। तो ब्रिटिश मार्क्यूज जैसे कि रोल्स रॉयस, बेंटले, एस्टन मार्टिन, इन सबको बेनिफिट मिलने वाला है। जो ऑडी और BMW के चक्कर में वेट कर रहे हो भाई, अभी जाके आप ले लो, क्योंकि इसमें कोई स्पेशल डिस्काउंट नहीं आने वाला है बाद में। अब बात करूंगा मैं एक एडिटोरियल आर्टिकल की, क्योंकि एडिटोरियल आर्टिकल सबको बहुत पसंद है। हम बात करेंगे रीवायरिंग पावर रिफॉर्म्स। स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज, जितनी भी स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज होती हैं, बड़ी फेमस होती हैं क्योंकि बड़े लॉस में चलती है, और ये प्रॉफिटेबिलिटी में आई है आफ्टर अ डेकेड, 10 साल बाद, ठीक है। इन द रेड ऑफर्स होप दैट द रिफॉर्म विच हैज एल्यूडेड दिस सेक्टर। तो मतलब यहाँ पे
कि आप ये देखो कि रिफॉर्म्स इस सेक्टर में तो क्या आएंगे, जितनी भी स्टेट डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज होती है ना इलेक्ट्रिसिटी की, इनसे इतनी बिजली चोरी की जाती है, ये हमेशा लॉसेज में चलते हैं, इनके ऊपर बहुत ज़्यादा डेट है, बहुत ही ज़्यादा डेट, बड़ी परेशानी वाली कंपनीज हैं ये अगर आप देखोगे। अब ये प्रॉफिटेबिलिटी में आई हैं आफ्टर अ डेकेड ऑफ बीइंग इन रेड। अब यहाँ पे कहीं ना कहीं एक रिफॉर्म का होप हमें दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं 2025-26 में, सॉरी 24-25 में आप देखोगे तो ये प्रॉफिटेबिलिटी इन्होंने रिकॉर्ड बना लिया था। 2701 करोड़ की प्रॉफिटेबिलिटी थी, जो एक बहुत बड़ा टर्न अराउंड है फ्रॉम द लॉसेस ऑफ 25,000 करोड़ इन 23-24। यस, एंड जो क्रोनिक लॉस मेकिंग डिस्कॉम्स थे जैसे पंजाब में, बिहार में, केरला में, हिमाचल प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, ये सारी प्रॉफिट्स में आ चुकी हैं 25 में। तो ऐसा क्या हो गया भाई कि अचानक से प्रॉफिट में आ गई हैं? बिहाइंड दिस इनकरेजिंग परफॉर्मेंस कुछ लिटिल नोटिस लेकिन सिग्निफिकेंट डिसीजन थे, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं फाइनेंशियल डिसिप्लिन आया इन सारे डिस्कॉम्स में। सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजन क्या था जिसकी वजह से हमारी बिजली कंपनीज प्रॉफिटेबल हुई हैं? वो इंप्लीमेंट हुआ 2022 में, ऑटोमेटिक पास थ्रू ऑफ फ्यूल कॉस्ट फॉर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज, जहां पे 36 में से टोटल 30 यूनियन टेरिटरीज जो है और स्टेट्स, उन्होंने अडॉप्ट किया इस रूल को, जहां पे गिवन जो फ्यूल है वो अकाउंट करता है 70 से 80% ऑफ डिस्कॉम्स एवरेज कॉस्ट ऑफ सप्लाई। तो एबिलिटी कि आप रिकवर कर पाओ इस मेजर एक्सपेंस को, इसके वजह से सैल्यूटरी इंपैक्ट आया है हमारी प्रॉफिटेबिलिटी पे, क्योंकि अब ये इसको रिकवर कर पा रहे हैं। साइमल्टेनियस सर्ज आया स्मार्ट मीटरिंग में। स्मार्ट मीटर्स जो पहले 4,000 पर डे थे, अब ये 1,15,000 हो गए हैं पर डे इन FY25, और इसकी वजह से पावर की जो चोरी है वो काफी तेजी से घटी है, खत्म नहीं हुई है, हमें सबको पता है, ठीक है। बट क्या ये बहुत ही ज्यादा प्रेवलेंट है जितनी पहले थी? नहीं, अब पहले से बहुत कम हो गई है। एंड सेम टाइम पे रिवैम्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम आया। ये 5th बेल आउट प्लान था पिछले 20 साल में। 20 साल में 5वां बेल आउट, मतलब कंपनी ने इतना लोन ले लिया और इतना लॉस कर लिया कि ये तो पैसे चुका ही नहीं सकते। और इसने अब किया है इंसेंटिव को फॉर इंप्रूवमेंट बाय लिंकिंग एक्सेस टू डिस्काउंटेड फंड्स फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड्स टू मेजरेबल टारगेट्स। तो 5th बेल आउट प्लान था, बट वी होप कि ये लास्ट बेल आउट प्लान हो। अब रिजल्ट्स जो हैं ये क्रिटिकल ट्वीक्स के, ये नोटेबल हैं। सबसे पहले तो जो गैप था ACS के बीच में और एवरेज रेवेन्यू रियलाइज के बीच में, वो और नैरो हो चुका है, कम हो चुका है ड्रामेटिकली। पहले 65 पैसे पर यूनिट था, अब ये सिर्फ 6 पैसे पर यूनिट है। जहां पे स्मार्ट मीटरिंग, एग्रीगेट, टेक्निकल और कमर्शियल लॉसेस ये गिरे हैं फ्रॉम 22.5% इन FY24, 10 साल 12 साल पुराना डेटा है, उससे कंपैरिजन में अब ये 15% पे आ चुका है इन FY25। और रीवैम्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम आई, जिसकी वजह से क्या हुआ, हमारे फाइनेंसेस डिस्कम मतलब डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के इंप्रूव हो गए। तो जो गवर्नमेंट के पे ड्यूज थे इन्होंने पे किए, और सब्सिडीज को भी जो इन्होंने ड्यूज था वो मैंडेटरी पे किया है। तो इसका बेनिफिट क्या हुआ है? कैस्केडिंग बेनिफिट, मतलब एक की वजह से दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा बेनिफिट हो रहा है यहाँ पे। विथ डिस्कॉम्स इन्होंने अपने ड्यू पे किए हैं टू जनरेटिंग कंपनीज ऑन टाइम, इसके वजह से ओवरऑल हुआ है ऑफ द रूल गवर्निंग लेट पेमेंट। तो इस प्रोसेस, ये जो प्रोग्रेस है ना, बड़ा ही प्रॉमिसिंग है, लेकिन इट इज नॉट टू द पॉइंट, नॉट येट पॉइंट टू द फंडामेंटल रिफॉर्म जो प्लेस कर सकते हैं सेक्टर पे ऑन फाइनेंशियली सस्टेनेबल पाथ। इनफैक्ट जो डिस्कॉम्स है ये दे एंडेड FY25 विद एक्यूमुलेटेड लॉसेस ऑफ 6.47 ट्रिलियन रुपीज। यस, 6.5 लाख करोड़ का लॉस था इनका FY25 में भी। और बेसिक प्रॉब्लम यही है कि ज्यादातर स्टेट्स ना रिलाई करते हैं ऑन सपोर्ट फ्रॉम देयर बजट्स या सब्सिडीज, कि ये एग्रीकल्चर पावर रेट्स को लो रखें या तो फ्री रखें। अब पंजाब रेगुलेटर को ही देख लो, फॉर इंस्टेंस इन्होंने एग्रीकल्चर पावर टैरिफ बढ़ाया था FY24 और 25 में, लेकिन जो हायर कॉस्ट था वो बॉर्न किया गया किसके द्वारा? स्टेट के द्वारा। तो जो पावर है फार्मर्स के लिए वो तो फ्री है, लेकिन पे कौन कर रहा है? फ्री कुछ नहीं होता, इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज को पे करती है सरकार। और इसको बढ़ते हुए बर्डन को खत्म करने के लिए या कवर करने के लिए ज्यादातर स्टेट्स क्रॉस सब्सिडीज करती हैं, जैसे कि टैरिफ बढ़ा देती हैं इंडस्ट्रियल और कमर्शियल कंज्यूमर्स के लिए, क्योंकि आपसे शहर से पैसा ले लिया, वो गांव में दे दिया, मतलब पैसा कहीं से तो आएगा, अपनी जेब से तो पॉलिटिकल पार्टीज तो देंगी नहीं, उल्टा वो अपनी जेब भरेंगी वहां से भी। तो जो हायर पावर टैरिफ है इन्होंने इम्पिन किया है इंडिया के मैन्युफैक्चरिंग कम्पिटिटिवनेस को। तो जो ड्राफ्ट इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल भी आया 2025 का, जो अभी प्रेजेंट किया जाने वाला है पार्लियामेंट में, ये कहता है कि आप एलिमिनेट करो ये लेगेसी स्ट्रक्चरल डिफिशियंसीज को, और प्रॉमिस करो कि आप पूरी तरीके से प्रोटेक्ट करेंगे टैरिफ्स को और फार्मर्स एंड लो इनकम हाउसहोल्ड्स को। एंड ये जो कॉन्ट्राडिक्टरी एम्स हैं, इन्हें कहीं ना कहीं इसी की वजह से इंडिया का पावर सेक्टर हमेशा बिल्कुल, मैं कहूँगा, लॉसेस में रहा है, बेल आउट लेता रहा है, और हमेशा बजट से इन्हें फंड किया गया है, ठीक है, पॉकेट से। तो जो कंपटीशन है रिटेल बिजनेसेस में, एज दिस बिल सजेस्ट, ये कहीं ना कहीं सिल्वर बुलेट होगा, जिसकी इस सेक्टर को बहुत ज्यादा नीड है। अब आते हैं अगले आर्टिकल पे, एनर्जी सेक्टर।
और $500 बिलियन इन्वेस्टमेंट की बात चल रही है। भाई कहाँ से आने वाले $500 बिलियन? ये देख लेते हैं एक बार। अब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ट्यूसडे को कहा कि कंट्री का जो एनर्जी सेक्टर है ये प्रेजेंट कर रहा है $500 बिलियन का इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी। एंड इन्होंने एड्रेस किया इंडिया एनर्जी वीक थ्रू अ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इनॉग्रल सेशन ऑफ द इवेंट। मोदी ने कहा कि जो इंडिया है यहाँ पर वो ऑन पाथ है, रास्ते पर है कि ये डेवलप करेगा एक रॉबस्ट एनर्जी इकोसिस्टम जो कि ना सिर्फ फ्यूचर डोमेस्टिक डिमांड को मीट करेगा बट एक्सपोर्ट्स को भी प्रमोट करेगा। और इनका कहना है कि जो गवर्नमेंट है इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है सिग्निफिकेंट एनर्जी पॉलिसी चेंजेस ताकि सपोर्ट कर पाए गवर्नमेंट ग्रोथ को और इन्वेस्टमेंट को भी। इंडिया एम करता है कि वो $100 बिलियन रेज करेगा ऑयल एंड गैस सेक्टर में सबसे पहले 2030 तक। जो टारगेट है यहाँ पे हमारा गोल क्या है कि हम स्कोप ऑफ एक्सप्लोरेशन को बढ़ाएं टू 1 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। अब बात करते हैं रिफाइनिंग की। रिफाइनिंग पर इंडिया लार्जेस्ट कंट्री बनने वाला इन टर्म्स ऑफ रिफाइनिंग कैपेसिटी। यस, 300 मिलियन टन पर एनम, जो करंट 260 मिलियन टन पर एनम चल रहा है उससे। तो रिफाइनिंग में बात की जा रही है कि हम दुनिया के सबसे बड़े रिफाइनर्स बनने वाले हैं, कैपेसिटी बनाने वाले हैं। इसके अलावा बात की गई $100 बिलियन की इन्वेस्टमेंट की ऑयल एंड गैस में, और यहाँ पे एक्सप्लोरेशन में काफ़ी इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। और यहाँ पे अगर आप देखोगे जो बिगेस्ट रिस्क है एनर्जी सेक्टर को वो ना कि ओवर सप्लाई है लेकिन अंडर इन्वेस्टमेंट है, इनका ये कहना है। ग्लोबल एयर कंडीशन नंबर जो है वो ट्रिपल होने वाले हैं टू 5.6 बिलियन। मैं एयर कंडीशंस की बात कर रहा हूँ क्योंकि क्लाइमेट चेंज की वजह से लगातार गर्मी बढ़ रही है, और ये इक्विवेलेंट होगा टू 10 एसी यूनिट सोल्ड एवरी सेकंड। अगले 30 साल तक हर सेकंड 10 यूनिट्स बिकने वाले हैं एसी के। जो डिमांड है ना स्केल पे और पेस पे रिक्वायर करता है इन्वेस्टमेंट हर फॉर्म ऑफ एनर्जी में। इलेक्ट्रिसिटी डिमांड तो ना कि सिर्फ एआई से ड्रिवन रहने वाली है, डेटा सेंटर से, लेकिन कूलिंग एक बहुत बड़ा यहाँ पे सेगमेंट रहने वाला है। तो इनका यह भी कहना है कि गवर्नमेंट इनेबल कर रही है सेक्टर की ग्रोथ को बाय बिल्डिंग कैपेसिटी, इंप्रूविंग मार्केट कंडीशंस, सपोर्टिंग द फुल एनर्जी मिक्स। जो ऑयल फील्ड्स अमेंडमेंट एक्ट आया 2025 में अलॉन्ग विद पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रूल्स, ये भी 2025 में आया है। इन्होंने इंडिया के अपस्ट्रीम इकोसिस्टम को और ज्यादा मजबूत करने की कोशिश की है। और जो रिफॉर्म्स हैं ये इंट्रोड्यूस करते हैं सिंगल पेट्रोलियम लीजेस, जो इंश्योर करता है कि यहाँ पे टाइम बाउंड अप्रूवल आ जाए गवर्नमेंट की तरफ से और लॉन्ग टर्म लीज स्टेबिलिटी भी मिले। तो इन्होंने ये भी हाईलाइट किया कि जो शिप बिल्डिंग है ये एक बहुत बड़ा ग्रोथ एवेन्यू है इंडिया के लिए। गवर्नमेंट $8 बिलियन का पैकेज लेकर आई है कि ये शिप बिल्डिंग को बूस्ट करेगी। मैरीटाइम सेक्टर जो है ये बहुत स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनाता है कैपेसिटी एक्सपेंशन के लिए और इंडस्ट्रियल स्केल अप के लिए और नए इन्वेस्टमेंट पार्टनरशिप्स के लिए अक्रॉस मैरीटाइम वैल्यू चेन। तो इंडिया प्रेजेंट करता है एक इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी अराउंड $5 बिलियन with an immediate requirement of around 60 vessels in the oil and gas trade। तो इंडिया के ट्रेड बास्केट में ऑयल एंड गैस सेक्टर अकाउंट करता है 28% वॉल्यूम के बेसिस पे। सबसे बड़ी कमोडिटी ग्रुप है ये जो हम अपने पोर्ट पे हैंडल करते हैं। और इस साल इंडिया होस्ट कर रहा है 500 ग्लोबल एनर्जी इंडस्ट्री लीडर्स को 4 दिन के लिए, जनवरी 27 से जनवरी 30। और ये इवेंट जो है यहाँ पे कई 13 CEO से एंगेज करेंगे, 5 प्राइवेट सेक्टर लीडर्स से फ्रॉम इंडिया एंड 9 हेड्स ऑफ इंडियन पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स PSUs। तो चीफ मिनिस्टर ऑफ गोवा यहाँ पे ये भी प्रेजेंट होंगे इस इवेंट में ट्यूसडे को। तो यहाँ पे बात चल रही है एनर्जी की। एनर्जी में सबसे बड़ा रिस्क बताया जा रहा है कि अंडर इन्वेस्टमेंट है, ना कि ओवर सप्लाई। अगर देखिए एनर्जी की ओवर सप्लाई हो जाती है तो कंपनीज ना अपना प्राइसिंग पावर बिल्कुल लूज कर देती हैं, प्राइस बड़े नीचे गिर जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा रिस्क होता है। लेकिन अंडर इन्वेस्टमेंट यहाँ पे बताया जा रहा है इतना बड़ा रिस्क है क्योंकि जितनी डिमांड आने वाली है ना अगले 20-30 सालों में, इतनी डिमांड अभी पिछले 20-25 सालों में देखी ही नहीं गई है। तो उसके हिसाब से हमें प्रिपेयर करना होगा। सो आज के लिए बस इतना ही। अगर अच्छा लगा हो वीडियो तो आप सब्सक्राइब करना एंड लाइक भी कर देना इस वीडियो को। थैंक यू।